Pranam bachcho. Hope you all are very fine. And now we'll take chapter number 8 of history. So open your books and carry a pencil in your hand, pencil or pen in your hand to underline the important things. Okay. So chapter 8 is vital villages and thriving towns. कि कौन कौन से ये जैसे हम जो हिस्ट्री में हम पढ़ते आ रहे हैं कि काफ़ी सारे एम्परर्स जो थे उन्होंने काफ़ी सारे जगहों को अपना कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था, तो दे वर हैविंग लार्ज डेंसिटी ओवर देयर. तो उसमें कैसे कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट विलेजेस थे और कौन कौन से थ्राइविंग टाउन्स मतलब प्रॉस्पर टाउन्स थे जहाँ पे व्यापार का लेन देन होता था, जो काफ़ी फ्लोरिश थे. ठीक है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप. ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं? लोहार को, जो लोहे का काम करता है. एक ये शॉर्ट स्टोरी दे रखी है. प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप. देयर वाज अ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सीज एंड सिकल्स वर लेड आउट रेडी फॉर सेल. A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rods into shape. It was very hot and noisy and yet it was fascinating to watch what was happening. क्या होता है उसकी दुकान पे कि वो जो वेल्डिंग का काम चलता है उससे वो आग सी निकलती है, बहुत हीट होती है उसकी, और वो छोटे छोटे आयरन टूल्स यानी लोहे के काम से काफ़ी सारे टूल्स बना रहा होता है, कुल्हाड़ियाँ या फिर कोई भी छोटे छोटे औजार जो हमें ज़रूरत होते हैं खेती के लिए या और भी अपने काम करने के लिए. डेली रूटीन की लाइफ में भी काफ़ी सारा आयरन को हम यूज़ करते हैं. तो वो सारी चीज़ें वो बना रहा है, उसको बीट करके मेटल रॉड को उनको एक पर्टिकुलर शेप दे रहा है, जो कि हम जैसे ये शेप्स इसमें आयरन टूल्स की दिखा रखी है पिक्चर में, आप देखोगे सिकल है, टंज है, एक्स है ना. तो ये सब हमारे रोज़ की लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में ये सब हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर कैसे रिलेटेड है? वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे. थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ्स. हमें लगता है हम लोहे को यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि बिकॉज जो आज की लाइफ है उसमें वी आर यूजिंग प्लास्टिक का आइटम ज़्यादा से ज़्यादा, है ना. बड़ा अच्छा सा टफन प्लास्टिक आ गया है, माइक्रोवेव के लिए हमें यूज़ करने के लिए चाहिए होता है, तो हम लोग इतना आयरन पे देते नहीं हैं ध्यान, लेकिन उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. बट ये जो हमारे गेट्स हैं, डोर्स हैं, उनके लॉक्स हैं, ये सब तो आयरन और स्टील के ही बनते हैं ना. तो वी आर यूजिंग इट इन आर डेली लाइफ. तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आयरन का भी. ठीक है ना. द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो. मतलब सब कॉन्टिनेंट्स वही आ जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो हमारा एशिया है, इसमें कब शुरू हुआ था? करीबन 3000 ईयर्स एगो पहले की बात है जब आयरन का यूज़ शुरू हुआ था. चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था मेगालिथिक बरियल्स, यानी मेगालिथिक मतलब मेगा यानी बड़ा एंड लिथिक माने स्टोन्स. तो ये जो बड़े बड़े स्टोन्स वाला जो दबा के हमने बरीज उसमें से जो हमने हिस्टोरियंस ने स्टडी किए हैं, तो उनके साथ हमें कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स मिले हैं. चैप्टर 4 में इसके बारे में हमने पढ़ा था. इफ़ यू अगेन वांट टू रीड इट तो गो थ्रू दैट वीडियो और गो थ्रू दैट चैप्टर ऑल्सो. ओके. अच्छा, अराउंड 2500 ईयर्स एगो एक एविडेंस मिला है कि ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स कैसे, जिसमें एक चीज़ का यूज़ होता था फॉरेस्ट क्लीन करने के लिए एंड आयरन का यूज़ होता था प्लोशेयर के लिए, वो हल जिसको हम बोलते हैं ना, प्लोशेयर हल, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि वो हल से मिट्टी खोदते हैं तो वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है. इसके बारे में भी हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था. यू कैन गो एंड सी देयर ऑल्सो. अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन क्या क्या थे? इरीगेशन में देखो, द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस. मतलब वो गांव के बिना वो लोग डेवलप कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज देयर डेली रिक्वायरमेंट, देयर एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड आइटम्स, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सब एग्रीकल्चर और इसी से आ रहा था उन लोगों को. तो विलेजेस का डेवलप होना, फ्लोरिश होना तो बहुत इंपॉर्टेंट था किसी भी किंग और किंगडम के लिए. ठीक है. वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन चैप्टर 5 में हमने पढ़ा. चैप्टर 5 इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. तो इरीगेशन वॉज ऑल्सो यूज, उसमें ये सब हम यूज़ करते थे. इरीगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, उसमें क्या क्या आता थे? कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स. मतलब एक नदी में से दूसरी नदी बहाव मोड़ देते थे तो वो कैनल बन जाती थी. वेल्स यानी कुएं, टैंक्स पानी इकट्ठा कर लेते थे, और आर्टिफिशियल लेक्स मतलब कि पानी को स्टॉक करके उसको जहाँ पे हमें ज़रूरत है उसका बहाव उस साइड को कर देते थे. दैट वाज कॉल्ड आर्टिफिशियल लेक्स. ठीक है, तो वो कर देते थे. ये देखो क्या है, ये फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस. ये 4 फ्रेजेस हैं और यहाँ चार ब्लैंक है. इनको अकॉर्डिंगली आप फिल करोगे. टुमारो आई एम गोइंग टू आस्क यू ये चार्ट, पेज नंबर 80. ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क. ये आपको फिल करके इसमें लिखना है. ठीक है, कल मैं पूछूंगी आप लोगों से ये. नोटेड? ओके.
हु लिव्ड इन द विलेजेस, अब गांव में कौन कौन रहता था? देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, 3 तरह के लोग होते थे जो ज़्यादातर विलेजेस में रहते थे, सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। तमिल रीजन में कौन होते थे? लार्ज लैंड ओनर्स, मतलब जिनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी, काफ़ी सारी ज़मीनें होती थी, उनको हम बोलते थे वेल्लालर। क्या बोलते थे? वेल्लालर। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, 1 मार्क्स में आती रहती हैं आपको एग्जाम में। वेल्लालर बोलते थे। ऑर्डिनरी प्लोमैन, यानी ऑर्डिनरी प्लोमैन क्या हो गया? किसान, ठीक है, उसको हम बोलते थे उज्जाहवर। और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे उसमें स्लेव्स भी आते हैं, और जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो किराए पे काम करते हैं, वो भी आते हैं, उनको बोलते थे खडिसियार या अदिमई। ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भोजका। इसको अंडरलाइन करते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, कि जो विलेज का हेडमैन होता था, गांव का सबसे ऊंची पद वाला आदमी होता था, उसको बोलते थे ग्राम भोजका। उसको, वो किसको बोलते होंगे? जिसके पास काफ़ी सारी ज़मीनें होती होंगी, हैं, जिसके पास सब कुछ अवेलेबल होता होगा, उसको बोलते होंगे, क्योंकि वो वहाँ पे रिच में से आता होगा ना, रिच लोगों में से आता होगा, तो इसलिए। हाँ, नाउ मूविंग ऑन टू यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। और उसी का, जैसे उसके दादा की थी, फिर उसके पापा की हुई, फिर उसके बच्चे की हुई, ऐसे ऐसे सेम पोजीशन ग्राम भोजका की उनको हेरिडिटी मिलती रहती थी, ठीक है। लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे, जैसे मैंने अभी आपको बोला। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट। जो आगे के 2 टाइप्स हो गई हैं, जो प्लोमैन उज्जवर और अधिमई और कदिसियार जिसको हम बोलते थे, वो इनके अंडर ही आते थे। ये उनसे काम करवाते थे, अपनी लैंड को उससे कल्टिवेट कराते थे, ठीक है। खुद तो ये राजा वाली फीलिंग लेते थे, है ना। द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। ही ऑल्सो फंक्शन एज जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। मतलब ग्राम भोजका के काफ़ी सारी पावर उसके हाथ में थी, ठीक है। कई बार वो फैसले भी करता था, जज भी बनता था गाँव वालों के लिए, पुलिसमैन भी बनता था, किसी को पनिशमेंट देनी हो तो वो भी वो करता था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, इसको अंडरलाइन करेंगे, जिनको हम क्या बोलते थे? गृहपतिज। मोस्ट ऑफ होम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, जिसके पास छोटा बहुत ज़मीन का टुकड़ा होता था, वो इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे, वो अपनी खेती खुद कर रहे होते थे, तो उनको हम बोलते थे गृहपतिज। एंड देन देयर वर मैन एंड वीमेन सच एज दास कर्माकर, मतलब जो दास यानी जो सर्वेंट्स की तरह काम करते थे, आदमी और औरत, वो एक और टाइप ये हो गई है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। हु डिड नॉट ओन लैंड, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, वो अपने गुजर बसर करने के लिए दूसरों की फील्ड पर काम करते थे, जैसे दिहाड़ी पे मजदूर करते हैं ना, इस तरह से। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। ये सारा काम आर्टिसंस की तो ज़रूरत रहती है हर जगह पे डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए। मटके बनाने वाला, लोहार, लकड़ी का काम करने वाला, बुनाई कढ़ाई का काम करने वाले वो वीवर्स होते हैं, है ना, तो इनकी तो ज़रूरत रहती है हमें, तो इन सबको अंडरलाइन कर लेंगे। द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको, क्या सबसे पहले तमिल कॉम्पोजिशन क्या हुआ, मतलब क्या कंपोज किया गया, क्या लिखा गया, क्या बनाया गया। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर, जिसको 2300 ईयर्स एगो पहले सबसे पहला क्या हो गया तमिल का कंपोजिशन हो गई, संगम लिटरेचर में हमें पढ़ने को मिलेगा। इसमें है दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज नोन एज संगम। असेंबलीज मतलब काफ़ी सारे लोग मिलकर उसको लिखते थे, ठीक है, काफ़ी सारे पोएट्स मिलकर उसको लिखते थे। और ये कहाँ पे लिखा गया था? मदुरई में। द तमिल टर्म्स मैंशन अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। चलो देखते हैं इसके बारे में भी। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातकाज। दीज वर द स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज बाय। और जातक क्या होते हैं? जातक इज ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता को जातक बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जो देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिज्म में थोड़ा पॉपुलर था वहाँ पे, बुद्धा के धर्म को काफ़ी माना जाता था, तो उनकी बुक्स में हमें ये जातक स्टोरी के बारे में पता चलता है। एक स्टोरी हमें यहाँ बताई गई है जिसमें पता चलता है कि एक गरीब आदमी ग्रेजुअली बिकम रिच, धीरे धीरे एकदम से वो कैसे अमीर बना। ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है इवन। चलो हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन सिटी। हिज ओनली रिसोर्स वॉज अ डेड रैट। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू ए होटल फॉर देयर कैट। एक गरीब आदमी था मगर ही वॉज वेरी क्लेवर। उसके पास एक सिर्फ मरा हुआ चूहा था, तो उसने सोचा कि उसको यही उसका सोर्स ऑफ इनकम है, वो उससे कैसे अब कमाई करे। उसने वो चूहा बेचा जाके एक होटल में 1 रुपये के लिए, कहा कि अपनी कैट के लिए ये चूहा आप ले लो। देन वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म।
The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at loss as to how to clear the mess. The young man offered to clean the garden if he could keep the woods and leaves. The gardener agreed at once. ठीक है, तो देखो राजा के गार्डन में एक बार तूफान आया तो राजा का जो गार्डन था वहाँ सारा तहस नहस हो गया। लिटर मतलब इधर उधर गंदगी फैल गई, उसमें पत्तियाँ टहनियाँ सब टूट गई उसकी, ठीक है ना। तो जो गार्डनर था ना वो परेशान हो गया, ही वॉज एट अ लॉस कि मैं ये इतना सारा मैस हो गया, इतनी सारी गंदगी हो गई, कैसे साफ़ करूँगा। तो उसने जो यंग मैन था जिसने चूहा अभी बेचा था उसने उसको ऑफ़र दिया कि मैं ये सब हटा दूंगा, तो क्या मैं ये लकड़ियाँ और ये पत्तियाँ लेके जा सकता हूँ जो मैं ये साफ़ करूँगा। तो गार्डनर तो एक बारी में मान गया, उसने उसको लगा होगा मुझे क्या करना है इन पत्तियों का और टहनियों का, ले जाने दो, ले जाता है। तो उसने कहा सफाई कर दे। तो जो यंग मैन ने क्या किया, राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन, उसने क्या किया सारे बच्चों को बुलाया जो इधर उधर खेल रहे थे, उनको बोला कि मैं तुम्हें सबको स्वीट्स दूंगा अगर तुम ये पत्तियाँ और डंडियाँ सारी कलेक्ट कर दो। तो वो तो 2 मिनट भी नहीं लगे और बच्चों ने सारा एक ढेर बना दिया मेन एंट्रेंस के बाहर, वहाँ पे सारा सामान रख दिया। तभी किंग्स पॉटर वॉज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विद विश टू बेक हिज पॉट्स। तभी जो राजा का पॉटर था उसको जो ये बनाने थे घड़े वगैरह, गमले वगैरह, मटके वगैरह, तो उसने बोला कि मेरे को वो जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। तो सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। तो उसने वो जो जितना ढेर लगाया इसने गार्डनर से लेकर जो उस गार्डन से राजा का, तो उसने वो सारा उसको उन पैसों में बेच दिया। तभी उसके दिमाग में एक और प्लान आया, उसने पानी का जार भरा बड़ा सारा और सिटी के गेट पे चला गया। वहाँ पे उसने 500 घास काटने वाले लोग थे, उनको बोला कि यू हैव डन अस, उनको पानी पिलाया जाके। तो उन्होंने बोला कि तूने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। इसने जाके पानी पिलाया यंग मैन ने उन लोग। तो उन्होंने बोला, इसने बोला कि जब मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बोलूँगा। तो वो फिर एक ट्रेडर के साथ इसने दोस्ती कर ली, व्यापारी के साथ। तो एक बार ट्रेडर ने उसको बोला कि कल एक हॉर्स डीलर आ रहा है हमारे टाउन में, उसके पास 500 हॉर्सेस होंगे। तो यंग मैन ने सोचा, वो दोबारा उनके पास गया घास काटने वाले को, उसने जिनको उसने पानी पिलाया था 500 ग्रास कटर्स को, उसने बोला प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच, तुम सब मेरे को एक एक बंडल दे दो। तो उसके पास कितने बंडल कलेक्ट हो गए, 500 बंडल्स उसके पास हो गए। तो उसने क्या किया, जब वो आया हॉर्स डीलर तो उसको अपने हॉर्स के लिए कहीं पे खाना ही नहीं मिला क्योंकि सारे इसने खरीद लिए घास वालों से। तो उसने क्या किया, उस ग्रास को उस हॉर्स डीलर को बेच दिया और उससे उसने थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स कमाए। तो सोचो कितना ये इंटेलिजेंट और क्लेवर यंग मैन था, जो कि सारी तरीके से उसने अपना पैसे को, एक डेड रैट से उसने अपना पैसा इतना कमा लिया। ओके, समझ आया सबको। नाउ वी कैन यूज़ अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ। और भी हमें पता चलता है कैसी सिटी लाइफ होती थी, अर्ली सिटी में कैसी लाइफ होती थी। स्कल्पचर कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स। अच्छा, जो ये शिल्पकार थे, स्कल्पचर्स यानी शिल्पकार जो होते हैं, वो लोग क्या करते थे कि उन्होंने कैसा जीवन है उसको पिक्चर्स में पोर्ट्रे किया हुआ है। अब पहले ऐसे पेंट, कैनवस, ब्रश ये सब तो होते नहीं थे, जो भी उनके अरेंजमेंट होते, जैसे इसमें दिखा रखा है देखो पेज नंबर 83 पे ये पूरी फ़ोटो बनी हुई है, नक्काशी करी हुई है कि कैसी लाइफ होती थी। डांसेस भी होते थे, एग्रीकल्चर भी होता था, सब कुछ होता था। और कुछ लोग ना ये सब अपनी रेलिंग्स, पिलर्स, गेटवे इन सबको डेकोरेट करने के लिए भी उस पर बनवाते थे ताकि आने जाने वालों को पता चले कि हमारी ये शो है, मतलब हमें अच्छा लग रहा है ऐसा करके। मैनी ऑफ द सिटीज़ दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास। विद दैट यू लर्न इन चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था ना, छोटे छोटे एम्पायर मिलके बड़ा एम्पायर बनाते हैं तो उसको महाजनपद बोलते हैं। तो ये सब उसके बारे में ही बताया गया कि 2500 साल पहले ये सब महाजनपद में हमें पढ़ने को मिला, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में विलेजेस के बारे में। इन मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और सिरामिक रिंग। ये जो ऊपर पिक्चर दिखा रखे हैं ना, इसमें देखो मटके के, ये घड़ों के पूरे इन्होंने ऐसे बना रखे हैं। तो ये सब जो है, एंड क्या बोलते हैं, अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के अंदर एक डाल के फंसाए हुए हैं। इनको रिंग वेल्स भी बोलते हैं। दीज सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट की तरह यूज़ करते थे, ड्रेन्स के लिए और गार्बेज डंप के लिए, कचरा वचरा डालने के लिए। दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज, हर घर में ये मिलते थे। वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेज, मार्केट्स और होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। लोग, आम जनता का जैसे घर वर का, तो मार्केट का इतना कुछ रिमेन्स अभी मिला नहीं है हमें। शायद इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को अभी और स्टडी करनी है, अभी हमें काफ़ी हिस्ट्री जाननी बाकी है। अदर्स मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। और ये जो बाकी जो लकड़ी से, ईंटों से और थैच यानी वो जो सूखी हुई घास होती है उससे बनते थे, तो वो लोग जो थे उसमें सरवाइव नहीं कर पाए हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला है।
Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. One of the most detailed account that has been found was by unknown Greek sailor. He described जितने पोर्ट उसने घूमे थे उसने उनके बारे में बताया गया है हमें. पेज नंबर 105 पे इसके बारे में हमें मिलेगा आगे पढ़ने को. ठीक है. अच्छा, अब देखिए द स्टोरी ऑफ बेरीगेजा. भरूच का नाम है, ग्रीक नेम में भरूच को, ग्रीक नेम है भरूच, उसका नाम है बेरीगेजा. द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बेरीगेजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट. ये उस सेलर ने बोला है. शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग. और क्या क्या इंपोर्ट करते थे वो बेरीगेजा से? वाइन होती थी, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, ये सब यूज़ करते थे. एंड एक्सपोर्ट क्या करते थे? प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज, आइवरी, अगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम. स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉड बाय मर्चेंट्स. तो जो व्यापार के लिए आते थे वो उस राजा को वहाँ पे काफ़ी सारे गिफ्ट्स देते थे, जिसमें सिल्वर कॉइन, सिल्वर बर्तन, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वीमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ, ये सब उनको वो गिफ्ट करते थे. अब देखेंगे कॉइन्स. पंच मार्क्ड कॉइन्स पहले हम पढ़ेंगे जो ब्लू कॉलम में है. पंच मार्क कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप, ऐसी शेप्स में होते थे. मेड आउट ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लोब्यूल्स, मतलब स्फेरिकल बॉडी उनकी होती थी. द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड. इनके ऊपर कुछ ऐसे छपा हुआ नहीं होता था, मगर स्टैंप लगी होती थी डाइज और पंचेस की. ठीक है. स्टैंप पता है ना आपको, स्टैंप कैसे लगाते हैं? डिप करके उसके अंदर एक स्टैंप लगी होती है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स. ये कॉइन्स जो हैं सब कॉन्टिनेंट्स में चारों तरफ सर्कुलेट होते थे अर्ली सेंचुरी में. ठीक है. अच्छा, कॉइन्स के बारे में भी पेज नंबर 82 पे एक स्टोरी है जो हमने पढ़ी कि वो कैसे, देखो इन टर्म्स ऑफ कॉइन, वो कैसे गरीब आदमी एक चूहे को एक कॉइन से बेच के हज़ारों कॉइन तक पहुंच गया था. तो आर्कियोलॉजिक्स ने थाउजेंड्स ऑफ कॉइन जो वहाँ से हैं वो हमें मिले हैं, उस टाइम से, उस एरा से बिलोंग करते हैं. द अर्लीस्ट कॉइन वर इन यूज़ फॉर अबाउट 500 ईयर्स वर पंच मार्क्ड कॉइन. अंडरलाइन करेंगे इनको. जो 500 साल पहले यूज़ होते थे उनको कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स, जैसे पिक्चर में हमें दिखा रखा है. ठीक है. सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस. अब देखो एक सिटी में कितने कितने फंक्शंस होते थे, क्या क्या मतलब उसके काम होते थे एडमिन में और किस में वो हमें काम आती थी. वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न. मथुरा का एग्जाम्पल इसमें लिया गया कि ये 2500 साल पहले की बात है, क्योंकि ये जो ऐसे जगह पे सिचुएटेड है मथुरा जहाँ पे दो मेजर रूट निकलते हैं ट्रैवल और ट्रेड के लिए. नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट को ध्यान से सुनेंगे. नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है. तो देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी. फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? बड़े बड़े फोर्ट्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी वॉल्स बनी हुई हैं, और सेवरल श्राइन्स है. श्राइन्स यानी काफ़ी सारे टेम्पल रिलेटेड है ना, रिलीजियस रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं. और फार्मर्स और हर्डर्स जो हैं मथुरा में, तो आपको भी आज भी पता है ना कृष्ण जी की जन्मभूमि है मथुरा. तो वहाँ ये मंदिर वगैरह ये सब तो बहुत कॉमन है, हर जगह पर वहाँ पे यही दिखता है मंदिर वगैरह. मथुरा वॉज अ सेंटर फॉर एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर. और बहुत सुंदर स्कल्पचर वहाँ पे, बहुत सुंदर नकाशी वहाँ पे की गई है. अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा बिकम सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास. इसको अंडरलाइन कर लेंगे. ठीक है. आगे उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में, कुशानास के बारे में. मथुरा वॉज रिलीजियस सेंटर, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जैन श्राइन्स और कृष्णा जी की वर्शिप. ये तीन वहाँ बुद्धिज्म का देखने को मिलता है, जैनियों के मंदिर हैं वहाँ पे, और कृष्ण जी का तो है ही है. Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura. काफ़ी सारा इंस्क्राइब हो रखा है उनके ऊपर, काफ़ी सारा जिसको कहते हैं ना गाड़ के लिखना इंस्क्रिप्शन, वैसा किया हुआ है. जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन टू मॉन्स्ट्रीज एंड श्राइन्स. इंसान के बनाए हुए हैं ये सारे इंस्क्रिप्शन, और ये गिफ्ट किए जाते हैं. किनको इन्होंने किए हैं? जो वहाँ की जैसे पुजारी हो गए या मंदिर के लोग हो गए, उन लोगों को. दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वीन, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स हु लिव्ड इन द सिटी. फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन क्या क्या आते हैं उसमें? सुनार, लोहार, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर्स, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं. ओके. नाउ क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट. क्राफ्ट में क्या होता था? वेरी फाइन पॉटरी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, इसको अंडरलाइन कर लेंगे. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम, इट इज़ जनरल नॉर्थन पार्ट में मिलता था सब कॉन्टिनेंट के, इसलिए इसका नाम ये पड़ा. इसके बारे में देखो ब्लू बॉक्स में दे रखा है. NBPW इज़ अ हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस. इसकी पिक्चर नहीं हमें दी गई है. इसका शाइनी ब्लैक सरफेस होता था, और व्हील मेड यानी वो
पहिए के उसमें से ये बना होता है मेटल का। द पॉटर यूज टू एक्सपोज द अर्दनवेयर टू वेरी, मतलब है ये मिट्टी का बना हुआ लेकिन हमें लगता है किसी हैवी मेटल का बना हुआ है। काफ़ी हाई टेम्परेचर में किलन में इसको पकाया जाता है और इसका जो सरफेस है बहुत ज़्यादा शाइन करता था। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस, तो वो उसको मिरर जैसी शाइन देती थी। एक पॉटर मिट्टी का ही बना होता था बट ऐसा लगता है कि मेटलिक शाइन है इसके अंदर। ओके, मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशंस नोन एज श्रेणीज। तो ये जो इन सब ने मिलकर, व्यापारियों ने और क्राफ्ट पर्सन ने अपनी एक एसोसिएशन एक ग्रुप बना लिया जिसको श्रेणीज बोलते थे। अंडरलाइन करेंगे। इन श्रेणीज में क्या था, ये ट्रेनिंग देते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फिर फिनिश प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और ये जो है ट्रेड ऑर्गेनाइज करते हैं कि व्यापार आगे से आगे कैसे इस राज्य से उस राज्य या इस देश से आगे वाले देश में पहुंचाना होता है। दे ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक। ये एक कहते हैं ना श्रेणी, एक रेंज बन गई, इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज होगी। ये बैंक्स की तरह भी डील करते हैं कि आपको कुछ अपना सामान हमें हमसे लोन चाहिए तो आप इसके बदले में इन एक्सचेंज आप अपने यहाँ पे कुछ रख कर जाओ जिसको हम यूज़ कर सकें, जो आज के टाइम पे भी बैंक्स का रूल है। इस टाइप से भी इन्होंने काफ़ी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और मोनेस्ट्रीज को सपोर्ट किया था, ऐसे उनको पैसा देकर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। इसमें क्या है, अर्थशास्त्र में हमें पता चलता है दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कैसी होती थी वर्कशॉप में। कोई सुपीरियर ऑफिशियल जिसको इस सब चीज़ों की नॉलेज होती थी उसके राज्य में कैसा होता था ये। विडोज कौन कौन करता था, विडोज, यंग वीमेन हु आर डिफरेंटली एबल, नन, मदर ऑफ कोर्टिसंस, रिटायर्ड वीमेन, सर्वेंट्स ऑफ द किंग, विमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स, ये सब लोग इसमें काम करते थे। दे शुड बी पेड, उनको अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली उनको पैसा मिलता था। विमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुप्रिंट। अच्छा, कई औरतें जिनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी वो अपने नौकरों को या किसी घर वाले बंदे को भेज के उधर से सुप्रिटेंडेंट से अपना कच्चा सामान मंगा लेते थे और फिर फिनिश्ड वर्क का उनको आउटपुट देते थे और उसके बदले में उनको पैसे मिलते थे। विमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप, और जो जा सकते थे तो वो लोग डेली वेजेस पे रोज़ अपना काम करते थे। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क। इन केस द सुप्रिटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क ही शुड बी पनिश्ड। और इतनी अच्छी सिक्योरिटी थी वहाँ पे, इतना अच्छा है राजा महाराजाओं ने कर रखा था कि अगर जिसको उन्होंने सुपीरियर रखा हुआ है वो अगर किसी औरत के साथ बदतमीजी करता है या गलत शब्द यूज़ करता है तो उसको भी पनिशमेंट मिलती थी। और अगर इफ विमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क तो उसको भी फाइन पे करना पड़ता था। उस फाइन में क्या होता था, उनका अंगूठा काट लिया जाता था औरतों का जो काम नहीं करते थे। तो ये इनके रूल्स होते थे। ठीक है, अर्थशास्त्र में से हमें इसके बारे में पढ़ने को मिला। अच्छा, अरिकामेदु को देखेंगे क्या है इसमें। अरिकामेदु में Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement। ऐसी जगह थी जहाँ पे शिप्स को अनलोड किया जाता था हर जगह से आके, जहाँ से भी आते थे। पोर्ट था, कोस्टल सेटलमेंट थी, समुद्र के पास। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। एक ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर दिखता था जिसको वेयर हाउस यानी स्टोर की तरह यूज़ किया जाता है, वो मिला है। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन सच एज एम्फोर, डबल हैंडल जार को हम बोलते हैं एम्फोर, दैट कंटेन लिक्विड, जिसमें वाइन और ऑयल होता था। स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये क्या है कि हमें क्या क्या वहाँ पे अरिकमेदु में देखने को मिला है। अरिटाइन वेयर बोलते थे इसको, किसको, रेड ग्लेज पॉटरी को, मतलब लाल चमक वाली पॉटरी जो बनती थी उसको एरिटाइन वेयर बोलते थे। सिटी का नाम है इटली में, उसके नाम के पास इसका नाम पड़ा है। दिस वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू स्टैम्प्ड मोल्ड। गीली मिट्टी को स्टैम्प पे बना के ऐसी ये पॉटरी बनाई जाती थी। ठीक है, इसमें रोमन के डिज़ाइन यूज़ होते थे। रोमन लैम्प, ग्लासवेयर, जेम्स, ये सब भी हमें उस साइट में मिला है। कहाँ पे मिला है, अरिकमेदु में। ठीक है, नाउ आई थिंक दैट्स इट इन द चैप्टर। ये देखो थोड़ा सा है। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वर्ड्स यूज टू डाई क्लोथ। ये जो पत्थर दिखा रखे हैं ना, इनसे डाई, स्मॉल टैंक्स ये कैसे डाई करने के लिए, कपड़े को कलर करने के लिए। ठीक है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास, मतलब काफ़ी सारे हमें क्या मोती वगैरह मिले हैं और सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हमें देखने को मिले हैं। अच्छा, इसमें देखो रोम का ये दिखा रखा है, ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप कैसे था। इसमें देखो कैसे ये सब बना रखे है। अगस्टस जो था वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्परर, जिसने 2000 साल पहले रूल किया था, उसने रोम को सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इनटू सिटी ऑफ मार्बल, उसने उसको मार्बल की सिटी बना दिया था। ज़्यादातर पत्थर वहाँ पे यूज़ किया गया। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस, उसने और जो उसके बाद लोगों ने राज किया उन्होंने वहाँ पे मंदिर और काफ़ी सारे पैलेसेस बनाए हैं।
ही दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज एम्फी थिएटर्स. एम्फी थिएटर्स मतलब जहाँ पे लोगों को एंटरटेन किया जाता था, जैसे सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट्स, तरह तरह की सीट्स थी वहाँ पे जहाँ पे लोग आके बैठते थे और शोज देखते थे एंटरटेनमेंट वाले, और पब्लिक बात होते थे, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, ऐसे पब्लिक बात होते थे विथ सेपरेट टाइमिंग. सी देखो कितना पर्टिकुलर था उस टाइम पे भी ना, अलग अलग टाइम होते थे मैन एंड वीमेन के लिए, जहाँ पे लोग आते हैं, रिलैक्स होते हैं. और ये सब उनको वहाँ पे अच्छा पानी की सप्लाई थी, और वाटर को उन्होंने सिटी में भी प्रोवाइड किया हुआ था फॉर बाथ, फाउंटेन एंड टॉयलेट्स. तो ये अच्छा एक हमें रोम के अगस्तस के बारे में पता चला है. ठीक है, नाउ दैट इज़ इट इन द चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी डाउट टुमारो वील डिस्कस इट. ओके बेटा, हैव ए नाइस डे. कीवर्ड्स कोशिश करना ढूंढने की, अदरवाइज दूंगी तो सही मैं आपको, बट आई कैन आस्क यू. ठीक है, हैव ए नाइस डे, बाय.